अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो आप जानते हैं कि परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है और अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या असीमित होती है। तो पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इस तरीके से वर्ष में जो महीने हैं 12 वह गिनने योग्य है या फिर संख्या जो है वो सीमित है। इस वजह से वर्ष के महीनों का जो समुच्चय होगा यह परिमित समुच्चय होगा। दूसरा है x such that x belongs to n और x एक अभाज्य संख्या है। यह अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। जैसे कि संख्या रेखा में जो संख्याएं होती है, यहाँ पर x बिलोंग्स टू n कहा गया है, तो ये यहाँ से 1 2 3 इस तरीके से जो संख्याएं हैं उसमें x अभाज्य संख्या है, तो उस समुच्चय में आ जाएगा 1 3 5 7 11 13 इस तरीके से ये संख्या जिसका अंत नहीं है। तो इस तरीके से इस समुच्चय का अगर हम अवयवों को लिखें तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके से ये जो समुच्चय है यह अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, x such that x belongs to n और x विषम संख्या है। तो यहाँ पर यदि इसे हम एक समुच्चय का नाम दे दें c, तो यहाँ पर जो भी अवयव मिलेंगे वो मिलेगा 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से अवयव हमें मिलते जाएंगे, यह कभी खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके से यह जो समुच्चय है यह अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। चौथा प्रश्न, y अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो आपने निर्देशांक पद्धति पढ़ा हुआ है। यहाँ पर ये x डैश अक्ष और ये y और y डैश अक्ष, y अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो इस तरीके से इस रेखा के समांतर आप राइट साइड पे अनगिनत समांतर रेखाएं खींच सकते हैं और इसी तरीके से आप लेफ्ट साइड पे इस अक्ष के समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये इतनी रेखाएं जिसे हम गिन नहीं सकते, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये जो रेखाएं हैं ये अपरिमित है। तो इस तरीके से यह जो समुच्चय है यह अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, x is such that x belongs to n और x minus 1 x minus 2 equal to 0। तो x जो है वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का एक अवयव है और ये समीकरण को संतुष्ट करता है। तो x minus 1 इंटू x minus 2 equal to 0 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x minus 1 equal to 0, यहाँ से मिलेगा x equal to 1, इसी तरीके से x minus 2 equal to 0 और मिलेगा x equal to 2। तो यहाँ पर x के सिर्फ दो मान हैं 1 और 2, तो हम ये कहेंगे कि ये जो समुच्चय है इसमें हमें 1 और 2 सिर्फ 2 अवयव हैं। तो इस तरीके से यह जो दिया गया समुच्चय है यह परिमित समुच्चय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, रिक्त समुच्चय पहचानिए। या जो दिए गए प्रश्न है उसमें हमें यह पहचानना है कि कौन सा जो समुच्चय है वह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो पहला है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का मान x इज लेस देन 5 और साथ ही x इज ग्रेटर देन 6। x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है और x इज लेस देन 5 है और x इज ग्रेटर देन 6 है। तो देखिए कि यदि एक संख्या रेखा लें
तो हमें जो संख्या मिलेगी ये 1 2 3 4 5 6 ये इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन एक प्राकृत संख्या कही गई है तो यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 और 6 के बीच में कही गई है, तो 5 और 6 के बीच में तो कोई भी प्राकृत संख्या नहीं मिलेगी। तो इस वजह से यह जो समुच्चय है इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 5 या फिर एम्प्टी सेट या नल सेट। तो ये जो उदाहरण है ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखिए, कोई संख्या यदि 2 से विभाजित होगी तो वह विषम संख्या तो बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमें समुच्चय मिलने वाला है वह एक एम्प्टी सेट है या फिर रिक्त समुच्चय है, इसमें हमें कोई भी अवयव नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये दिया गया प्रश्न है यह भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है पहले की तरह। अगला प्रश्न है x इस प्रकार है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x विषम संख्या है। देखिए, x स्क्वायर इक्वल टू 4 को जब आप हल करेंगे तो मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 का मतलब यहाँ पर 2 आ रहा है, ये विषम तो नहीं है, 2 जो है ये सम संख्या है। तो इस तरीके से ये जो समुच्चय हमें मिल रहा है ये भी इक्वल टू 5 है या फिर आप कह सकते हैं कि यह एक रिक्त समुच्चय है। बताइए कि a इक्वल टू b है क्या अथवा नहीं। तो पहला प्रश्न है सेट a इक्वल टू 1 2 3 और सेट b है 3 2 1। तो समुच्चय में हम अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी बात है अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ पर भी 1 2 और 3 है। तो दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या बराबर हो और दूसरी बात ये कि a का प्रत्येक अवयव b का भी प्रत्येक अवयव हो या फिर b का प्रत्येक अवयव a का प्रत्येक अवयव हो। तो यहाँ पर a का प्रत्येक अवयव b का प्रत्येक अवयव है और b का प्रत्येक अवयव a का प्रत्येक अवयव है। तो इस तरीके से पहले प्रश्न के लिए हमें मिल रहा है कि a इक्वल टू b। दूसरा प्रश्न देखते हैं a इक्वल टू x। x इस प्रकार है कि x संख्या 10 का गुणज है और b इक्वल टू 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन इस प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर ये जो a है ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। तो यदि इसे हम लिखें तो लिख सकते हैं a इक्वल टू 10 20 30 40 इस तरीके से आगे अवयव हमें मिलते जाएंगे। लेकिन b हमें जो दिया गया है वो है 10 15 20 25 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर समुच्चय b में 15 है 25 है, इस तरीके से आगे भी अवयव मिलेंगे जो कि समुच्चय a में शामिल नहीं है। तो इस तरीके से दूसरे प्रश्न के लिए a और b बराबर नहीं है। इसमें अगला प्रश्न है a इक्वल टू x और x इस प्रकार है कि x शब्द फॉलो FOLLOW का एक अक्षर है और b के अवयव y है और y जो है शब्द WOLF का एक अक्षर है। तो दोनों के दोनों समुच्चय निर्माण रूप में लिखे गए हैं। इसे हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा a इक्वल टू शब्द FOLLOW का एक अक्षर है। हम जानते हैं कि समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो पहले हम f को लिख लेंगे, फिर o 2 बार आया है तो हम इसे एक बार लिख लेंगे, L भी 2 बार आया है एक बार लिख लेंगे और W एक बार आया है इसे हम लिख लेंगे। अब आ जाते हैं सेट B पर। Y शब्द WOLF का एक अक्षर है। तो B इक्वल टू हम लिख सकते हैं पहला अवयव है W,
दूसरा है O, तीसरा है L और चौथा है F। इसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए ये O है, ये L है और ये W है और ये F है। दोनों की कार्डिनलिटी या दोनों में अवयवों की संख्या, दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या बराबर है। A का प्रत्येक अवयव B का प्रत्येक अवयव है और B का प्रत्येक अवयव A का प्रत्येक अवयव है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B और B इज़ अ सबसेट ऑफ A। तो इन दोनों से हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि A और B दोनों समान समुच्चय हैं। अगले प्रश्न में हमें बताना है कि कथन सत्य है अथवा असत्य। तो इसमें से पहला प्रश्न है, एक समुच्चय दिया गया है 1, 2, 3 और सबसेट या उप समुच्चय का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर है 1, 3, 5। तो देखिए यहाँ पर भी 3 अवयव है, यहाँ पर भी 3 अवयव है, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3 है और यहाँ पर 1, 3, 5 है। तो यहाँ पर एक अवयव 2 ऐसा है जो कि इसमें उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से ये जो चिन्ह है यह यहाँ पर उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है, इसलिए यह जो कथन है यह असत्य है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक एकल समुच्चय है या सिंगलटन सेट है जो कि सबसेट है A, B, C का, ऐसा एक कथन है। तो A एक अवयव है जो कि इस सेट में भी है। तो इस तरीके से ये जो सेट का अवयव है या सेट है वो इस समुच्चय में शामिल है। A एक समुच्चय है जिसमें एक ही अवयव है और ये अवयव यहाँ पर उपस्थित है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि यह जो कथन है यह सत्य है। तीसरा प्रश्न है, A, B, C एक समुच्चय है और यहाँ पर कहा गया है कि यह उप समुच्चय नहीं है C, D, E, F के। देखिए यहाँ पर A, B, C 3 अवयव है, तो यहाँ पर C सिर्फ एक अवयव इस समुच्चय का यहाँ पर उपस्थित है। इस वजह से यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है कि यह इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो इस तरीके से यह कथन सत्य है। ध्यान दीजिए यहाँ पर उपसमुच्चय है का चिन्ह है, ये भी उपसमुच्चय है का चिन्ह है और यहाँ पर उपसमुच्चय नहीं है का चिन्ह है। तो यह निष्कर्ष पर आते हैं कि यह जो समुच्चय है वह इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है, जो कि उपयुक्त चिन्ह लगा है, इस वजह से यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है जिसमें एक समुच्चय है 1, 2, 3 और कहा जा रहा है कि ये समुच्चय है, उपसमुच्चय है 2, 3, 6 का। तो देखिए 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इस सेट पे नहीं है। 2 और 3 दो एलिमेंट तो यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन एक इसमें से एक अवयव है 1 जो कि इस पे उपलब्ध नहीं है। इस वजह से यह कथन असत्य है। यह सबसेट या समुच्चय, सबसेट या उपसमुच्चय का चिन्ह है। तो इस तरीके से ये जो अवयव है वो इसमें शामिल नहीं है, इस वजह से यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो पहला यह दिया गया है कि एक समुच्चय है फाई, एक समुच्चय है जिसमें 2 अवयव हैं 1 और 3। दूसरा एक समुच्चय है बी, इसमें 1, 5 और 9, ये 3 अवयव हैं। और सी एक समुच्चय है जिसमें 1, 3, 5, 7 और 9, इस तरीके से 5 अवयव दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि फाई और बी इसमें कोई संबंध है क्या? तो हमने ये पढ़ा है कि फाई जो होता है ये सार्वत्रिक उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर उपसमुच्चय का चिन्ह लगाएंगे। इसमें का दूसरा प्रश्न है ए और बी के बीच में। तो चलिए देख लेते हैं। ए में 1 और 3 दो अवयव हैं, बी में 1 तो है लेकिन ये जो 3 है ये इस पे उपलब्ध नहीं है। तो इस वजह से हम यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ए और सी के बीच में क्या संबंध है? देखिए ए में 1 और 3 है, सी में 1 और 3 दोनों अवयव हैं। ए के दोनों अवयव सी के समुच्चय के अवयव हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ए जो है ये उपसमुच्चय है समुच्चय सी का। और इसमें चौथा प्रश्न है बी और सी के बीच में संबंध। तो देखिए बी में
1, 5 और 9 तीन अवयव हैं, तो सी में 1 तो है, 5 भी है और 9 भी है, तो 1, 5, 9। बी के सारे अवयव सी के समुच्चय के अवयव हैं। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि बी जो है ये उप समुच्चय है सी का। सी एक बड़ा समुच्चय है और बी उसके तुलना में एक छोटा समुच्चय है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी इसी चिन्ह का प्रयोग करना है। सबसेट है और सबसेट नहीं है, इस चिन्ह का प्रयोग करना है। तो मान लेते हैं कि ए एक समुच्चय है, यहाँ पर ए बी और सी डी ये एक समुच्चय है और यह समुच्चय ए का उप समुच्चय है, या फिर सी डी जो एक समुच्चय है वो ए में शामिल है, और एक अंतिम अवयव है ई। तो इसमें से पहला प्रश्न है सी डी, क्या यह ए का उपसमुच्चय है? तो हाँ है। वे देखिए सी डी एक समुच्चय है और यह समुच्चय ए में शामिल है, इस वजह से यह जो कथन है यह सत्य है। इसमें दूसरा प्रश्न है सी डी बिलोंग्स टू ए। देखिए यहाँ पर सी डी एक उपसमुच्चय है, सी डी एक समुच्चय की भांति व्यवहार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सी डी एक अवयव की भांति व्यवहार कर रहा है। और सी डी एक समुच्चय है जो कि ए में है, तो ये भी एक समुच्चय है और यह एक और समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो इस तरीके से यह कथन भी सत्य है। ए जो है वो समुच्चयों का समुच्चय है, ए बी और ई ये तो एक एक एलिमेंट है, अवयव है, लेकिन सी डी ये जो है एक समुच्चय है। तो इस प्रकार ए समुच्चयों का समुच्चय है। तीसरा है ए बिलोंग्स टू ए। हाँ, ये ए जो स्मॉल ए है ये ए पे उपलब्ध है, इस वजह से हम कहेंगे कि यह जो कथन है यह सत्य है। 5 बिलोंग्स टू ए। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 5 या रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो इस वजह से यह कथन भी सत्य है। अगला है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर 5 एक एलिमेंट है और यहाँ पर ये जो लिखा गया है सर्पाकार कोष्ठक के अंतर्गत एक अवयव है 5। तो इस तरीके से ये अपने आप में एक सेट है। तो हम जानते हैं कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, या फिर 5 या रिक्त समुच्चय जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो इस वजह से यह कथन भी सत्य है कि यह समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। अगले प्रश्न में हमें लिखना है सभी उपसमुच्चय लिखिए। दूसरे शब्दों में दिए गए समुच्चय का हमें घात समुच्चय बनाना है। तो पहला एक समुच्चय दिया गया है ए, तो इसके जो उपसमुच्चय होगा, देखिए ये जो समुच्चय है इसकी यदि कार्डिनलिटी की बात की जाए, मान लेते हैं कि ये कैपिटल ए के बराबर है, तो कैपिटल ए में सिर्फ और सिर्फ एक अवयव है। तो किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 का पावर n होती है, तो यहाँ पर 2 का पावर 1 इक्वल टू 2। तो इस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 होगी। तो हम ये जानते हैं कि 5 जो होता है यह रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और ए अपने आप में खुद का या फिर प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो इस तरीके से ये जो सेट हमें दिया गया था इसके दो उपसमुच्चय मिलेंगे, एक होगा 5 और दूसरा होगा सिंगलटन एलिमेंट ए। दूसरा प्रश्न है, मान लेते हैं कि ये सेट बी के बराबर है और ये है ए बी। तो इसका जो हमें उपसमुच्चय मिलेगा, या फिर पावर सेट लिखने के लिए कहा जाए तो P ऑफ B, हम ऐसा लिखेंगे इसे। तो पहला ये कि A, दूसरा है B और तीसरा है AB और चौथा है 5। देखिए इस समुच्चय की कार्डिनलिटी या इसमें अवयवों की संख्या 2 है। तो अवयवों की संख्या जो होगी ये 2 का घात n होती है। 2 का घात n मतलब यहाँ पर n का मान 2 है, तो 2 का घात 2 बराबर 4। तो इस तरीके से इस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 4 होगी। तो देखिए ये 1, 2, 3 और ये 4। तीसरा है
फाई। फाई अपने आप में एक समुच्चय है और खुद का भी उपसमुच्चय है। तो इस तरीके से का उपसमुच्चय वो खुद होगा फाई। चौथा प्रश्न है, मान लेते हैं कि ये एक समुच्चय है टी, यहाँ पर हमें ए बी और सी 3 अवयव दिया गया है। तो इसकी कार्डिनलिटी जो होगी ये 3 होगी, 1 2 3, इसमें कुल मिलाकर के 3 अवयव हैं। तो इसमें अवयवों की संख्या, किसमें अवयवों की संख्या, पावर सेट ऑफ टी, इस समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 2 का घात 3। इस तरीके से कुल 8 अवयव हमें मिलने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी का उपसमुच्चय जो होगा, इसमें पहले एक एक एलिमेंट को लिख लेते हैं, ए बी और सी, फिर 2 2 की पेयरिंग कर लेते हैं, ए बी, बी सी और सी ए। इसके बाद एक अवयव आएगा जिसमें वह खुद होगा ए बी और सी, ए बी सी, और एक फाई। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से ए बी सी एक समुच्चय है। इसके उपसमुच्चय, सभी संभव उपसमुच्चय हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और यही इसके लिए उत्तर है।